दिल्ली की माँ है, सुनने में समझने में दिक्कत भी हो रही है, गुजराती में शायद बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ समझ में आएगी बात हम आपको बताएंगे। जाहिर एक माँ की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा, एक माँ जिसका बेटा चाय बेचता था, शुरुआती संघर्ष रेलवे स्टेशन से लेकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी से होते हुए और दिल्ली की सत्ता तक। लेकिन एक अहम खबर है, गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली तीनों जगह बीजेपी का क्लीन स्वीप। तीनों जगह ऐसा लग रहा है सबकी सब सीटें बीजेपी को मिल सकती है। गुजरात में 26 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे है। हो सकता है बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का खाता ही उस स्टेट से न खुले जिसके मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और रिकॉर्ड होगा, अभी तक गुजरात में सबसे ज्यादा 22 या 23 सीटें थी केशुभाई पटेल के जी। और नरेंद्र मोदी के समय गुजरात में कभी 20 क्रॉस नहीं, दिल्ली की अगर बात होगा अगर 26 मैक्सिमम 19 सीटें थी। गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल चारों राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे हम गौर करिए, 260 सीटों पर बीजेपी आगे। 12 नंबर चाहिए, 12 सीटें चाहिए अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। 12 सीटें चाहिए। 517 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 518 सीटों के रुझान आ चुके हैं, अभी 543 सीटों के रुझान कुल सीटें हैं। इसका मतलब हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले। रोमाना जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप 518 अभी तक इन्हीं सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और बीजेपी 260 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। अब बहुत महत्वपूर्ण ये हो गया कि सरकार तो बनती हुई साफ तौर पर एनडीए की नजर आ रही है, लेकिन क्या अपने दम पर मिशन 272, मिशन 272 प्लस जिसे लेकर नरेंद्र मोदी चले थे, प्रदीप जी आप उसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा कि मिशन 272 प्लस पूरे गठबंधन के साथ था। ये तो सपने से भी बाहर की बात है, इनका कोई सपना और मिशन नहीं था 272, इसलिए बड़ी बात हो जाएगी अगर 272 अपने बीच में बदल गया था, 300 प्लस हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी 272 भाई अमित शाह ने भी जो परसों तक बोला है उसमें 250 बोल रहे हैं अमित शाह, तो 272 अभी तक की जो परफॉर्मेंस थी भाजपा में, अटल बिहारी वाजपेयी से कोई बड़ा नेता है आज भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। हाँ। नरेंद्र मोदी की ये लोकप्रियता के बावजूद ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो मानते हैं कि वाजपेयी हमारे सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े नेता थे। तो उनकी परफॉर्मेंस को नरेंद्र मोदी बेटर करेंगे, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे, ये सोचना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था। इस वजह से एक सावधानी और सतर्कता के नाते भी जो है ये दावा करने में भी, लेकिन अब तो ये होता हुआ नजर आ रहा है आनंद प्रधान जी, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर केरला तक में हम देख रहे हैं जो रुझान मिल रहे हैं उसमें कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बात तो साफ दिख रही है कि ये इन रुझानों में खास करके जहां अभी तक चीजें पहुंच गई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने आधार क्षेत्रों से बाहर निकल रही है और उन क्षेत्रों में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा, जहां अगर सीटें नहीं भी जीत पाए तो वहां वोटिंग परसेंटेज उसका बढ़ रहा है। और जिस तरह से वो लड़ाई में दिखाई पड़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिहाज से। और ये एक बड़ी छलांग है 90 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंच गई थी 2009 तक, वहां से ये एक ऐसी लंबी छलांग है। और इसमें निश्चित तौर पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस का जो नॉन परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल का, जो एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा स्टेट्स में भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जो लोगों का गुस्सा है, उन दोनों का फायदा बीजेपी को मिला। और कांग्रेस के लिए जो बात आप कर रहे हैं, ये 519 रुझान जो अभी तक हमारे सामने है, कांग्रेस 68 पर है। विनोद जी, क्या लगता है ये ऐतिहासिक करारी हार होगी कांग्रेस की इस बार? नहीं, कांग्रेस का मुझे लगता है कांग्रेस के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे कम नंबर होगा ये। और जैसा कि संबित पात्रा कह रहे थे कि राज्यसभा में उसकी सीटें ज्यादा होंगी और लोकसभा में कम होगी, ये भी अपने आप में बड़ी विडंबना होगी कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता है कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक आमूल चूल जिसको कहते हैं ना, उसके एक मंथन होगा कांग्रेस के भीतर। अब नेहरू गांधी परिवार जो है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके नेतृत्व को तो हर चुनौती कांग्रेस के भीतर से नहीं मिली। विनोद जी, पर सवाल जरूर उठे। दिल्ली से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। इसका मतलब हो सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी न खुले। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके साथ के साथ सीटें जिसके पास थी और जिसमें कपिल सिब्बल जैसे और अजय माकन जैसे मजबूत मंत्री भी थे। और अजय माकन मीडिया के पूरे जो स्ट्रेटजी का सेल जो है कांग्रेस का, उसके भी
मुखिया थे, इसका मतलब दिल्ली में कांग्रेस के लिए बुरी खबर। इसके अलावा गुजरात में बहुत अच्छी खबर है नरेंद्र मोदी के लिए, जैसा कि आपने कहा अब तक मैक्सिमम 20 सीटों पर 2 बार 91 और 99 में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा मैक्सिमम। और उस सिचुएशन में अभी अगर गुजरात में 26 सीटों पर बीजेपी है, बहुत बड़ी खबर। हमारे साथ है रामेश्वर चौरसिया। और ये देखिए, अब जो लगातार विंडो में तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें, जश्न दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न में डूबे। जश्न का मौका भी है क्योंकि 1984 के बाद पहली बार कोई एक पार्टी अपने दम पर 260 के आंकड़े तक पहुंची है। 522 सीटों का रुझान हम दिखा रहे हैं, अभी 21 सीटों का रुझान बाकी है। क्या मुमकिन है कि बीजेपी अपने दम पर 272 पर पहुंच जाए? 301 पर पहुंच चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, टुडे चाणक्य न्यूज 24 ने एक एग्जिट पोल दिखाया था जिसमें दिखाया था कि 335, 330, 328 इसके आसपास कुछ सीटें हो सकती है। 340 से -13-14 एनडीए की, और उसके बाद 290 प्लस माइनस 280 से 290 के बीच बीजेपी की। आपके नेता ने भी, अमित शाह ने भी 250 से ज्यादा बीजेपी को नहीं दिया, 300 से ज्यादा एनडीए को नहीं दिया। तो आपका जो अनुमान आकलन था उससे बहुत ज्यादा नंबर मिल रहा है चौरसिया जी। नहीं, अनुमान तो अंजुम जी कहा जा रहा था कि बीजेपी को खुद मेजॉरिटी आ सकती है अपने दम पर भी, लेकिन एक आपको उदाहरण बता रहा हूं कि अभी देश की जनता, पिछले आप बंगाल की चुनाव देखे थे, कांग्रेस और तृणमूल मिलकर के लड़ी थी, लेकिन हुआ क्या, तृणमूल को खुद मेजॉरिटी आ गई, कांग्रेस सबकी साथ थी। इसी तरह देश की जनता, मैंने पहले भी बोला था कि देखो ये तय कर चुकी है कि जिसकी सरकार बनाओ पूरी मेजॉरिटी के बनाओ 5 साल, उसको 5 साल मौका दो ताकि वो डिलीवर करके दिखाए, ना तो फिर तो मेरी बारी है 5 साल बाद। इस चुनाव की सबसे बड़ी खूबसूरती मैं ये देख रहा हूँ बीजेपी के लिए कि पिछली बार 14 जगह हमारा खाता नहीं खुला था। अभी देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भले बंगाल में हमारी सीटें 5 ही मिलेंगी, लेकिन अंजुम जी पिछली बार मात्र 4% वोट था, इस बार हम 18 के करीब पहुंच रहे हैं। उसी तरह तमिलनाडु में डबल डिजिट में पहुंच रहा है हमारा वोट परसेंटेज, आंध्रा में हम बढ़ रहे हैं। तो ये लग गया कि कांग्रेस के विकल्प में जो पार्टी खड़ी हो रही थी, अब पूरी तरह ऑल ओवर इंडिया में इसका विस्तार हो चुका है। और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए भी, मैं कहूंगा देश के लिए भी अच्छे संकेत है कि केंद्र में एक स्ट्रांग सरकार बनेगी अगले 5 साल। चलिए, आपको कम से कम बधाई तो दे ही सकते हैं, अच्छी सरकार बने और मजबूत सरकार बने, आप अच्छे दिन लाएं लोगों के, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ जनता ने आपको वोट दिया अगर इतनी सीटें आती है। क्योंकि जो जितने तरह के समीकरण है, वो सारे समीकरण ध्वस्त करके जनता रामेश्वर चौरसिया आपको वोट दे रही है। तमाम जातीय समीकरण, तमाम रीजनल समीकरण, सारे समीकरण फेल होकर 260 सीटों पर बीजेपी आगे। रामेश्वर चौरसिया, तो क्या देश का किसी भी समुदाय की जनता हो, सबके अच्छे दिन आएंगे? अगर 440 रैलियां करते हैं तो लोगों को लगा कि आदमी मेहनती भी है, आगे डिलीवर भी करेगा, इसका एक फायदा मिला। जी रामेश्वर चौरसिया, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, लेकिन एक बात जो रामेश्वर चौरसिया भी कह रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी को वोट दिया, कांग्रेस से लोगों को नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस के विकल्प के तौर पर बीजेपी, ये बीजेपी है या फिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है? 71 के बाद से हम ये देख रहे हैं कि एक शख्सियत के तौर पर, एक लीडर के तौर पर जिसकी पैन इंडिया पहचान हो, उस मकाम को, वो जो एक वॉइड था, खाली स्पेस थी, उसे कैप्चर करने में नरेंद्र मोदी कामयाब हुए यहाँ पर। नहीं, निश्चित रूप, देखिए ये दोनों की जीत गई, केवल नरेंद्र मोदी की नहीं, लेकिन बीजेपी जिस हालत में थी उसको उबारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी बीजेपी के उद्धारक के रूप में सामने आए हैं। जो कांग्रेस से पिटती थी बीजेपी, उसका एक बड़ा कारण था कि उसके पास उस तरह का कोई करिश्माई नेता और उसके साथ संगठन का बैकअप, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं थी। जब संगठन था तो सीमित दायरे में था, एक करिश्माई नेता के रूप में वाजपेयी जी सामने थे, लेकिन बीजेपी का भौगोलिक अधिकार जो विस्तार था वो बड़ा सीमित रह गया। तो आनंद प्रधान जी, क्या माना जाए, पिछले 3 दशक की जो राजनीति है उसी को पलट के रख दिया क्या नरेंद्र मोदी ने? देखिए, मुझे लगता है कि जो इसमें जो पढ़ा जाना चाहिए वो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक तरह से, जिसकी तरफ प्रदीप सिंह जी भी इशारा कर रहे हैं, कि काफी दिनों से बहुमत वाली सरकार विधानसभाओं में पहले से यह स्पष्ट होने लगा था, केंद्र में भी एक तरह से
84 के बाद जो आप कह रहे थे, अजीत जी भी कह रहे थे कि 84 के बाद पहली बार जो पहिया एक तरह से पीछे की तरफ लौट रहा है और राजनीति में जो फ्रैगमेंटेशन था वो खत्म हो रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि 530 सीटों में यूपीए 83 है और अदर्स 146 है। यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कुछ हद तक कुछ राज्यों में वो अभी भी बनी हुई हैं। जी उस पहलू पर लौटे के जरा टैली एक बार फिर से दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। 530 सीटें जिनके ये रुझान अभी हमारे सामने है, जिसमें एनडीए के खाते में 302 और यूपीए की अगर बात की जाए तो उसकी टैली महज 83 पर आकर रुक गई है। और कांग्रेस, जरा देखिए आप, कितने वक्त से कांग्रेस की सीटें जो है वो 68 पर ही टिकी हुई है। मतलब जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि अब तक की सबसे करारी हार, ऐतिहासिक हार की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन विनोद जी, यहां पर सवाल मेरा आपसे ये कि अभी तक जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं उससे ये बात एक तरीके से बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है कि राज्य और केंद्र की जो सियासत थी उसे लेकर लोगों का एक जो नजरिया था उसे बदलने में नरेंद्र मोदी यहां पर कामयाब हुए। केंद्र की सियासत की तरफ उन्होंने लोगों का रुख मोड़ा। देखिए, चुनाव नतीजों से एक बात साफ है और मैं भी जहां गया ये बात सही है कि हम लोग प्रदीप जी से लगातार जो है पिछले 3 महीने से जिरह करते रहे और प्रदीप जी अपनी 250 की टैली पर बिल्कुल जमे हुए थे और हम लोग उसको नहीं मानते थे। लेकिन एक बात जरूर साफ थी, कॉमन फैक्टर जो था वो ये था, चाहे आप दिल्ली से लेकर के और बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश कहीं भी जाइए, कि केंद्र में सरकार बदलनी है, हमको बदलाव के लिए वोट देना है। ये बदलाव के लिए जो वोट देना है ये एक इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो पैन इंडिया मुद्दा था। लेकिन विरोध बदलाव के लिए वोट देना और एक पार्टी को डेसिमेट कर देना, बुलडोज कर देना, मटियामेट कर देना, जैसे इसलिए ना कांग्रेस जी उसका संकेत आप देखिए विधानसभा चुनाव से मिलने लगा। दिल्ली में 8 सीटों पर निपट गई कांग्रेस और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वो उससे पता चलता था कि लोगों ने तय कर लिया है। अहम यही है, रागिनी नायक हमारे साथ है, सुरभि शुक्ला समाजवादी पार्टी की रागिनी नायक। अहम यही है कि जो 4 राज्यों से जो संकेत मिले थे, कांग्रेस उस संकेत को दीवार पर लिखी इबारत को नहीं पढ़ पाई और उसी दिशा में उसी तरह के नतीजे अभी हैं। रागिनी नायक 531 सीटों के रुझान में कांग्रेस 68 सीटों पर 68 सीट पर कांग्रेस आगे है। अब तक आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे खराब परफॉर्मेंस रागिनी नायक। देखिए, रुझान अब धीरे धीरे नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये बात मानती हूँ कि कांग्रेस का इस बार का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना अपेक्षित था। और मैं समझती हूँ कि जो जनादेश है, जो जनता का आदेश है, मतादेश है, वो सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में, उसे कांग्रेस पार्टी स्वीकार। रागिनी आपने कहा, रागिनी नायक आपने कहा कि जैसा अपेक्षित था वैसा जनादेश नहीं रहा। रागिनी, अपेक्षित की तो बात ही छोड़िए, यही बात अभी मैंने प्रेमचंद मिश्रा से पूछी थी कि जब देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, इंदिरा विरोधी लहर था, सारी पार्टियां एकजुट थी 1977 में, तब भी 154 सीटें मिली। और जब वीपी सिंह का आंदोलन चला, जनमोर्चा और सारी पार्टियां फिर एकजुट हुई, लेफ्ट राइट सेंटर सब एक साथ थे, तब भी 89 में आपको 197 सीट्स मिली। अब की जो स्थिति है रागिनी, ये तो एकदम रसातल में जनता ने आपको भेज दिया, आप करें वैसे रिजल्ट नहीं मिले, ये कैसे मिले रागिनी? आप स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके का विश्लेषण करने के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए। आपने 77 की बात की, मैं तो 99 की बात भी करूंगी। उस समय भी जितने कांग्रेस विरोधी थे या मैं कहूंगी बहुत सारे निरीक्षक थे, रागिनी 99 में भी 114 सीटें हो गया है। रागिनी, लेकिन 99 में भी 114 सीटें मिली थी। वही बात अजीत जी सुन लीजिए, वही बात कह रही हूँ। 114 सीट के बाद भी 2004 में कांग्रेस पार्टी का किस तरीके का रिवाइवल हुआ। 77 के बाद 2.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी, जिसका सूर्यास्त घोषित कर दिया गया था, ये कहा था कि खात्मा हो गया है, जड़ से उखाड़ फेंका है, वो पूर्ण बहुमत के साथ वापस हुई थी। तो कांग्रेस का जो प्रभाव है, जनता के साथ जुड़ाव है, वो क्षणिक रूप से खत्म हो चुका है। लेकिन 77 में, एक मिनट रागिनी नायक थोड़ा कारण इस चुनाव में रहे हैं। रागिनी नायक, एक बार पहले दर्शकों को नंबर बता दे, उसके बाद रागिनी आ रहा हूं आपको, दर्शकों को नंबर बता दे। 303 सीटों के रुझान जिसमें 261 पर बीजेपी आगे, अगर जादुई नंबर, जादुई आंकड़ा कहते हैं 272 से 11 पीछे, मतलब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस का जो कुनबा है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी है, वो
82 सीट्स पर है, 67 सीटों पर कांग्रेस, जो ऐतिहासिक हार है। लेकिन एक मिनट, रागिनी ने चूंकि कहा कि उन्होंने 77 का एग्जाम्पल दिया कि 77 के बाद कांग्रेस वापस आई। रागिनी, 77 के बाद जो कांग्रेस वापस आई, इसमें इंदिरा गांधी की जितनी भूमिका है उतनी भूमिका राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, जॉर्ज फर्नांडिस और 20 नाम बता सकता हूं, उन सब की भूमिका ज्यादा थी। आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी आ रहे 300 सीटों के साथ, तो आप 77 की वापसी मत सोचिए। गुजरात में आप नहीं लौट पाए थे। रागिनी, दोनों स्थितियां अलग है। रागिनी नायक, नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस जीत का सेहरा सर पे बांध रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी अगर सरकार बनती है तो उसकी विफलता का सेहरा भी उनके सर ही बनेगा। चलिए वो वक्त के साथ पता चलेगा। रागिनी, फिलहाल मैं दर्शकों को एक बड़ी खबर और दे दूं। सोनिया गांधी, जी हाँ, सोनिया गांधी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और रागिनी, जिस बात का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, क्या इस बार एक बड़ा बुनियादी फर्क ये नहीं देखा गया कि कांग्रेस ने लड़ाई से पहले ही हार मान ली थी, यहां तक कि आज नतीजों का दिन था और आज सुबह भी अजय माकन जब मीडिया के सामने आ रहे हैं तो फिर वो अपनी उम्मीदों पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हार के कारण क्या रहे इस पर बात कर रहे हैं, जबकि मतगणना भी शुरू नहीं हुई। इतना डिमोरलाइज क्यों हो गई पार्टी? मुझे नहीं पता कि आपने ये